हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को 12th क्लास केमिस्ट्री का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2024 वाले बच्चों के लिए यानी 2025 वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए एक मॉडल सेट जारी किया गया है। उस मॉडल सेट में जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज का इस क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं और इसके अगले क्लास में हम उसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सभी का सॉल्यूशन को बारी बारी करके लेकर के हम आएंगे। ठीक है, तो अगर इस चैनल में अभी तक आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो जो हम अपने थ्रू तैयार करते हैं उसका लाभ आपको समय पर मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज का इस क्लास में हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं। तो आज का इस क्लास में हम झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जो 12th क्लास केमिस्ट्री का जो मॉडल सेट जारी किया गया है उस मॉडल सेट में जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आंसर के साथ हम आज का इस क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दोगे, ये है आपका झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान, ये है आपका झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी की गई एनुअल एग्जामिनेशन के लिए जो 2024-25 सेशन वाले बच्चे हैं जो 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई मॉडल प्रश्न पत्र है। जो क्लास है आपका 12th, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, समय आपको 3 आवर दिया जाएगा, मार्क्स कितना है तो 70। ठीक है, तो इसका आप सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लोगे ताकि एग्ज़ाम में अलग से इसमें जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने में समय नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है ध्यान दोगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 48। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में ये बटा हुआ है। अब इसमें ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक है आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स और प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आर गिवन और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से एक सही है। सेक्शन बी में ध्यान दोगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 to 34 जिसमें से आंसर एनी 7 ऑफ दीज क्वेश्चंस। यानी इसमें 9 क्वेश्चन है जिसमें से किसी 7 का जवाब देना है आप लोग को। इसके बाद ध्यान दोगे, सेक्शन सी में क्वेश्चंस कंटेन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35 to 42 जिसमें से 8 क्वेश्चंस है, आपको 6 क्वेश्चंस का जवाब देना है और इसके लिए सभी में 3 मार्क्स दिया जाएगा। और पहले वाले में सेक्शन बी में 1 मार्क्स है, सेक्शन ए में भी 1 मार्क्स और बी में भी 1 मार्क्स। बट सेक्शन ए में जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और सेक्शन बी में किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क्स का है। इसके बाद सेक्शन डी में आते हैं। सेक्शन डी कंटेन्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 43 टू क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें से 5 क्वेश्चंस है, इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस का जवाब देना है।
सॉरी, इसमें 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में 4 का जवाब देना है आप लोग को, और प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान दोगे। जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम एक बार क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखा देते हैं, उसके बाद हिंदी में भी दिखाएंगे। ये है आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो ध्यान दोगे। मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे आप लोग को अभी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दोगे। 2 में एक रिएक्शन दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो अगर आप लोग पढ़े हो तो ये पता होना चाहिए कि ये जो है सो हमारा ऊर्ज रिएक्शन है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 में क्या है, सो ध्यान दोगे। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन प्राप्त होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसमें से जिंक जो है सो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि Zn का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उसमें पूरा का पूरा d ऑर्बिटल भरा हुआ आता है, और जिसका d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ हो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग उसे बोलते हैं जिसका d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, मतलब एटलीस्ट उसमें इलेक्ट्रॉन हो और पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद 5 नंबर में ध्यान दोगे तो 5 में पूछा गया है कि जब हम इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो पता होना चाहिए आप लोग को कि जब हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ जब इसे रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कीन बनता है, यानी क्या बनेगा यहाँ पर, तो इथीन बन जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका। 5 का आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब 6 में है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कब इंक्रीज करता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, तो 6 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द वेसल एंड डाइल्यूशन। तो क्या होगा इसका, ए नंबर हो जाएगा, यानी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सो बढ़ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने से घटता था, तो यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में इंक्रीज दे दिया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब 7 में आते हैं। दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज, तो कैसे बढ़ेगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसे बढ़ेगा 7 में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला दिया हुआ है डाइल्यूशन इंक्रीजेज, दूसरा है टेम्परेचर इंक्रीजेज, उसके बाद डाइल्यूशन डिक्रीजेज, इसके बाद नन ऑफ एबव इज करेक्ट। तो अगर आप लोग पढ़े हो मोलर कंडक्टिविटी के बारे में तो उसके अनुसार इसका आंसर जो है वो ए नंबर होना चाहिए। डाइल्यूशन इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है सो इंक्रीज कर जाता है। इसका कारण क्या है वो भी बताया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस, यानी इसमें 4 ऑप्शन में से किसका आयन जो है सो, किसका एक्वस सॉल्यूशन जो है सो कलरलेस होगा, तो वो स्कैंडियम 3+ का होगा। इसका कारण ये है कि उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में नहीं आएगा, यानी डी ऑर्बिटल जो है सो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, वो भी अनपेयर्ड, तो ऐसा इसमें नहीं है, यानी डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, ठीक है। इसलिए कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन का निर्माण करता है। 9 है
द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट द स्टेटमेंट। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है आपका राउल्ट्स लॉ का, यानी सी नंबर। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में नज़र डालोगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। इसको सॉल्व करके बोर्ड में अभी बताया जाएगा आप लोग को, ठीक है। इसके बाद 11 में ध्यान दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cu2+। तो Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद 12 में ध्यान दोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। तो ऐसे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल पर या सॉल्यूट का कंसंट्रेशन पर। तो बट ऐसा यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं। तो पहला में देखते हैं साइज ऑफ द पार्टिकल। तो साइज ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। डी में है नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। नंबर ऑफ द पार्टिकल्स जहाँ है वहाँ नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स होना चाहिए था, बट अगर नहीं है तो हम लोग उसी को टिक आउट करेंगे, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, यानी सी नंबर, ठीक है। इसके बाद 13 में ध्यान दोगे, 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 13 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, जिसको सॉल्व करके बोर्ड में भी आपको बताया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 14 में। तो 14 में पूछा गया है ब्यूटेन 2 ऑल, ये क्या है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या डाइहाइड्रिक अल्कोहल है? तो ये है हमारा 2 डिग्री, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद 15 में क्या है कि अगर फेनॉल को इथाइल आयोडाइड से रिएक्ट कराया जाएगा, ठीक है, तो अभी अनहाइड्रस C2H5OH की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ध्यान दोगे आगे 16 में है, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के का वैल्यू दिया हुआ है, जिसका यूनिट में ध्यान दोगे आप लोग, तो यूनिट क्या दिया हुआ है इसका? तो इसका यूनिट दिया हुआ है आपका पर सेकेंड, ठीक है। तो पूछा गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो पता होना चाहिए कि पर सेकेंड जब रहता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम 17 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसमें हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कौन शो करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा Mn2+, यानी सी। क्योंकि इसका कारण क्या है कि इसमें मोस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका कन्फिग्रेशन आप लोग लिखोगे ना, तो इसमें मोस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें? Mn2+ में। जिसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। अब हम 18 में आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 6n+3, ठीक है। इसके बाद 19 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका ए नहीं होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा इसको एक हम स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोग को बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं 20 में, द कंपाउंड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMnO4 इज। तो इसका डी नंबर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा बेंजोइक एसिड।
21 में है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। 22 में ध्यान दोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विथ जिंक इन प्रेजेंटिंग HCl टू गिव हाइड्रोकार्बन। तो ये आप लोग 22 को क्लेमेंसन रिडक्शन में पढ़े होंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, अब आते हैं 23 में। 23 में ध्यान दोगे, अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन अमॉन्ग द फॉलोइंग एमीन इज। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका, इथेन एमीन। इसके बाद 24 में ध्यान दोगे, 24 में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गार्बियल्स सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा इसका 24 का एक्चुअली में इस सिंथेसिस का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन में करते हैं। ठीक है, सिर्फ प्राइमरी एमीन में यूज होता है। तो अब यहाँ पर आपको ढूंढना है कि इसमें से प्राइमरी एमीन कौन है। जो प्राइमरी एमीन होगा उसी का निर्माण होगा इससे। तो प्राइमरी एमीन यहाँ पर है हमारा ए नंबर, ब्यूटाइल एमीन। बाकी सब में से कोई प्राइमरी नहीं है, यानी क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो ए नंबर हो जाएगा 24 का। इसके बाद 25 में देखते हैं, ग्लूकोज व्हेन रिड्यूस्ड विथ HI इन प्रेजेंटिंग रेड फास्फोरस गिव्स। तो ये क्या देगा, तो एन हेक्सेन देगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। एक एक्वस सॉल्यूशन का हमें मोलरिटी फाइंड करना है कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का 2 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है सो 2 लीटर दिया हुआ है, और उसमें जो NaOH जो डिसॉल्व किया गया है उस NaOH का मास है हमारा 40 ग्राम। तो सबसे पहला चीज हमें जो निकालना है मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यहां सॉल्यूट का काम कौन कर रहा है, तो NaOH। ये जो NaOH है हमारा, ये सॉल्यूट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में तो आ जाएगा हमारा 2 ग्राम। ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ दी सॉल्यूट निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ दी सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। तो पहले हम लोग NaOH का मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ NaOH तो क्या हो जाएगा, सोडियम का 23 होता है, एटॉमिक मास जो है सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कितना आ जाएगा, 40 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम मोल्स एक ही चीज है। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ NaOH तो क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या हो जाएगा, ग्राम इन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास उसका कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 40 ग्राम दिया हुआ था।
और ग्राम मोलिकुलर मास मेरा 40 ग्राम आया, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 मोल आ जाएगा। क्या आ गया इसका, 1 मोल आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूट में 1 मोल पुट कर दिए और वॉल्यूम इसका 2 दिया हुआ है, तो 0.5 आ जाएगा, 0.5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। आंसर क्या आया, ए नंबर। इसके बाद हम लोग ऊर्ज रिएक्शन के बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन पढ़े होंगे आप लोग। ऊर्ज रिएक्शन, ऐसे तो ये ऊर्ज रिएक्शन 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, बट 12th क्लास में भी इसका यूज हो ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि RX एक अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसे जब हम लोग सोडियम से ट्रीटमेंट करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, जब 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं और ड्राई ईथर लेते हैं उपस्थिति में, ऐसा ये रिएक्शन करवाते हैं। तो इसमें ये जो सोडियम है, यहां इसका 2 एटम्स ऑफ द सोडियम लेंगे, 2 मोल, ये इन दोनों से रिएक्ट करके यहां से इसे इलिमिनेट कर देता है। तो क्या बन जाता है, R और R जो है सो एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में लिंक हो जाता है और प्लस में 2NaX बनाता है ये। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग अगर चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, RX को 2RX लिख सकते हैं, प्लस में 2Na लिख सकते हैं, और यहाँ ड्राई ईथर रहेगा और यहाँ R और R ऐड हो जाएगा, 2NaX हो जाएगा। ये है मेरा ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है वो 2CH3Br है प्लस 2Na है और यहां पर ड्राई ईथर है, ऐसा। ठीक है, और इसमें बन क्या रहा है, यहां पर CH3 आपस में सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड हो गया है। ठीक है, और इसके बाद प्लस में 2NaBr ये बन रहा है। तो यहां रिएक्शन तो क्लियर है कि ये जो R है, R के जहां पर CH3 है, ये जो R है वो अल्काइल ग्रुप है, तो मिथाइल आ गया, X के जहां पर Br आ गया। ठीक है, बाकी R के जहां पर CH3 आ गया और X के जहां पर Br आ गया। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसमें पूछा गया है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन क्या क्या है, तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन है। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि अगर इसी रिएक्शन में R के जगह पर अगर हम बेंजीन का यूज करते हैं, ऐसा यूज करते हैं, ये, तो यहां से फिर इसको ये इलिमिनेट करता और यहां वही चीज रहता, ड्राई ईथर ही रहता। तो यहां ये दोनों फेनाइल ग्रुप आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हो जाता है, ये, और 2NaX बनता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, तो फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। अब इसी में एक बेंजीन डेरिवेटिव्स होगा और एक अल्काइल हैलाइड होगा। तो इस कंडीशन में भी रिएक्शन ऐसे ही होगा ये, और यहां पर बन जाएगा हमारा ये बनेगा, ये है मेरा ऊर्ज रिएक्शन, ये है मेरा फिटिंग रिएक्शन और ये है मेरा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो अब समझना है आप लोग को ये किसका एग्जांपल है। इसमें तो दोनों को दोनों सेम चीज है, तो यही ना होगा, यानी ये किसका एग्जांपल है, तो ये ऊर्ज रिएक्शन का एग्जांपल है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ज रिएक्शन, यानी बी में हो जाएगा। ये ऊर्ज रिएक्शन कहां पर है, तो बी में, सेकेंड का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन है व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, when aqueous solution of NaCl is electrolyzed, the product obtained at cathode, तो कैथोड पर क्या ऑब्टेन होगा।
तो इसमें दिया हुआ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मीनिंग। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब है कि इसमें NaCl है और वाटर है, दो चीज है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, जब हम लोग NaCl का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। और इसमें चूंकि तो वाटर भी है, जब H2O को हम लोग हाइड्रोलाइसिस होगा तो H प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अगर ये मेरा एनोड है और ये मेरा कैथोड है, ठीक है, ये एनोड है और ये कैथोड है, तो एनोड पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव की तरफ कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, तो प्लस प्लस वाला, यानी यहां चला जाएगा हमारा, सॉरी प्लस के तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ठीक है। प्लस के तरफ नेगेटिव, यानी ये दोनों अट्रैक्ट होगा, ये दोनों अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और इसके तरफ ये दोनों अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि इसमें क्या हो रहा है। तो एनोड में क्या होता है, तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, और इसमें क्या होता है, तो रिडक्शन होता है, इसमें रिडक्शन होता है, ठीक है। अब जब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक चीज आप लोग को यह भी पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आखिर ये दोनों है ना, यहां पर Cl माइनस भी है, OH माइनस भी है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसका होगा यहां पर, तो ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोरीन का ज्यादा होता है OH माइनस से, ठीक है। दोनों चीज है, दोनों अट्रैक्ट हुआ उसके तरफ, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की अगर बारी आती है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है सोडियम से, ठीक है। ये तो यहां तक क्लियर है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, यहां पर रिडक्शन होगा, यहां ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और यहां पर रिडक्शन उसका होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा, यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये क्लोरीन, अब ध्यान दोगे यहां पर एनोड पर, एट एनोड, एनोड में आते हैं अब हम लोग। एनोड में क्या होता है कि ये जो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके बैठा हुआ है, वो जैसे ही एनोड के पास जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसको रिलीज कर देगा वो। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करेगा वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद एट कैथोड, कैथोड में क्या बोला जाए, तो कैथोड में ये जो H प्लस है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है, लूज करके बैठा हुआ है, जैसे ही कैथोड के पास जाएगा एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि कैथोड तो नेगेटिव होता है, उसके पास तो बहुत सारा माइनस चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन उससे गेन कर लेगा, और फिर ये क्या बनाएगा, तो H2 बना लेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 1/2 ले सकते हैं। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि अगर हमसे कोई पूछे कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो एनोड में क्या प्राप्त होगा, तो एनोड में Cl2 क्लोरीन प्राप्त होगा, और कैथोड में क्या प्राप्त होगा, तो हाइड्रोजन यानी H2 प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में ध्यान दोगे, when aqueous solution of NaCl is electrolyzed
द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड, तो कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा, तो वो हाइड्रोजन होगा। यानी हाइड्रोजन इसका ऑप्शन में था ए नंबर में, यानी इसका आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर हो गया हाइड्रोजन। अब इसके बाद है 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन इलेमेंट। तो इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। जिंक का जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सबसे पहला चीज समझ लें हम लोग की डी ब्लॉक इलेमेंट क्या है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाएगा वो डी ब्लॉक इलेमेंट है, ठीक है। और जिस डी ब्लॉक इलेमेंट का सभी डी ब्लॉक इलेमेंट को हम लोग ट्रांजिशन इलेमेंट नहीं कहते हैं, तो वैसे डी ब्लॉक इलेमेंट को ट्रांजिशन इलेमेंट कहते हैं जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्डेड होता है, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब 10 का 10 इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होना चाहिए, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा सकता है, ठीक है। तो जब हम लोग जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें जितना सारा डी ऑर्बिटल आएगा सबका सब भरा हुआ आ जाएगा, जिसके चलते जिंक डी ब्लॉक इलेमेंट होते हुए भी ट्रांजिशन इलेमेंट नहीं माना गया है इसे। यानी इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन इलेमेंट, तो ऑप्शन में जो डी नंबर है जिंक वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन समझने से पहले आप लोग ध्यान दोगे, सबसे पहला चीज कि ये है, ठीक है। ये क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट करवाएंगे दो अलग अलग कंडीशन में, अल्कोहलिक केओएच से, ठीक है, तो क्या होता है, जब अल्कोहलिक केओएच के साथ जब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये जो के है ये एक्स से रिएक्ट करके के एक्स बना लेता है प्लस, ठीक है। ये OH H से रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो H2O बना लेता है। तो बच क्या जाता है हमारे पास, ये दोनों यहां से इलिमिनेट हो जाता है, ये दोनों इलिमिनेट हो जाता है। और जब ये दोनों इलिमिनेट हो जाता है तो ऐसा कुछ बन जाता है, जो कि क्या है, ये अल्कीन है, ये अल्कीन है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को अगर हम एक्वस केएच के साथ कराए रहते, ठीक है, किसके साथ कराते, तो एक्वस केएच के साथ अगर हम कराए रहते तो क्या होता, सो ध्यान देना। इस कंडीशन में ये जो के है ये इससे रिएक्ट करता है और ये OH यहां पर आ जाता है, ये बन जाता है, एक्स से रिएक्ट करके अलग हो जाता है और OH हमारा यहां पर आ जाता है। यानी ध्यान में एकदम सिंपल सा तरीके से रखना है कि जब अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अल्कीन बनेगा और एक्वस केओएच के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। यानी याद रखना है, अल्कोहलिक रहेगा तो अल्कोहल नहीं बनेगा, अल्कोहलिक रहेगा तो अल्कोहल नहीं बनेगा, ध्यान में यही रखना है। यानी यहां पर अल्कोहलिक केओएच है, अगर अल्कोहलिक केओएच है तो अल्कोहल बनेगा नहीं, तो अल्कीन बनेगा, तो अल्कीन बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा तो CH2 हो जाएगा, यहां से Br हटेगा तो CH2 हो जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, जिसका नाम है हमारा इथीन। क्या बन जाएगा, इथीन। तो ये कहां पर है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका वो भी देखते हैं। 5 नंबर में इथीन है हमारा ए नंबर में, यानी ये ए नंबर में है, ठीक है। क्या हो गया इसका, तो ए नंबर हो गया। 6 के लिए ध्यान दोगे, ये 6 नंबर के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई का वैल्यू होता है CRT, ठीक है, जिसमें से ये मोलर कंसंट्रेशन है, यानी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो ध्यान दोगे, क्वेश्चन पूछा गया था
ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा, तो ये आर तो कांस्टेंट है, ठीक है, इंक्रीज कब करेगा, जब नीचे का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वो इंक्रीज कर जाएगा, या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा और वॉल्यूम को डिक्रीज करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं, या तो फिर यहां से देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए सी को इंक्रीज करना होगा और टी को इंक्रीज करना होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है, करेक्ट होगा कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जाएगा, यानी ए हमारा करेक्ट है ऑप्शन। आगे और बढ़ते हैं, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो डिक्रीजिंग तो होगा नहीं, बी नंबर नहीं होगा इसका, ठीक है, बी नंबर नहीं होगा, ए मेरा सही जा रहा है। सी में है इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम तो इंक्रीज करने बोल रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर घटेगा तभी तो रिजल्ट बढ़ेगा, ये भी मेरा फॉल्स हो रहा है। और डाइल्यूटिंग दी सॉल्यूशन, डाइल्यूटिंग मतलब कंसंट्रेशन को कम करना है, लेकिन कंसंट्रेशन को तो बढ़ाने बोला जा रहा है, बाकी सब गलत जा रहा है मेरा, टेम्परेचर करेक्ट हो रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी ए नंबर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। 7 में आते हैं, तो ध्यान दोगे 7 नंबर में क्या है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीजेज। तो कैसे इंक्रीज करेगा, 4 ऑप्शन इसका दिया हुआ है। पहला है डाइल्यूशन इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज, डाइल्यूशन डिक्रीजेज, इसके बाद है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, डाइल्यूशन इंक्रीजेज। इसका रीजन क्या है, सो ध्यान दोगे, रीजन ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज, ये भी अगर रहता तो चलता, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज, या तो फिर टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। जब अगर हम लोग इसको डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, जब हम लोग डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन इंक्रीजेज मतलब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, तो मतलब है लिक्विड बढ़ते जाएगा, लिक्विड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और लिक्विड जब बढ़ते चले जाएगा तो क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस जो है ना वो बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हम लिक्विड मिलाएंगे किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में, किसी भी सॉल्यूट में जितना ज़्यादा लिक्विड मिलाएंगे उतना ज़्यादा वहाँ आयन बढ़ेगा, और अगर आयन अगर हमारा बढ़ता है तो वो मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा, लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। फिर से हम रिपीट करते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन को इंक्रीज करना होगा, ठीक है, डाइल्यूशन का इंक्रीज करने का सीधा सा मतलब है कि वाटर का अमाउंट बढ़ते चले जाएगा, लिक्विड का अमाउंट बढ़ते चले जाएगा, सॉल्यूट घटेगा और लिक्विड की मात्रा बढ़ेगा, सॉल्वेंट बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हमारा सॉल्वेंट बढ़ेगा लिक्विड बढ़ेगा, सॉल्वेंट बढ़ेगा मतलब वाटर की मात्रा बढ़ रहा है, अगर सॉल्वेंट हमारा बढ़ते चले जाएगा तो उसमें आयन की मात्रा बढ़ेगी, आयन की मात्रा बढ़ेगी तो वही आयन ही उसका कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। यानी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डाइल्यूशन को हमें क्या करना होगा, तो बढ़ाना होगा, और ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा, डाइल्यूटेड करना पड़ेगा, सॉल्वेंट बढ़ाना पड़ेगा, सॉल्यूट को घटाना पड़ेगा, दैट इज डाइल्यूटेड बढ़ाना पड़ेगा, डाइल्यूटेड बढ़ाना पड़ेगा मतलब सॉल्वेंट बढ़ाना पड़ेगा, सॉल्वेंट बढ़ेगा मतलब जितना ज़्यादा सॉल्वेंट बढ़ेगा आयन उतना ज़्यादा जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा आयन जनरेट होगा कंडक्टिविटी उसका उतना अधिक होगा, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस, ठीक है, इसमें से कौन कलरलेस होता है, तो ऐसे तो बता चुके हैं इसका आंसर डी होगा। क्यों होगा इसका आंसर डी, सो थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है, अस्केंडियम 3+ है, तो ऐसे तो अस्केंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 21 होता है, अस्केंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। अगर इसका हम लोग कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, पहले तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ लेगा, अब जो बच जाएगा हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, 21 हो गया, यहाँ तक 10 हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 और एक ये यानी 21 हो गया, ठीक है। अब इसमें 3+ होने का मतलब क्या है,
3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर देगा, तो इसके पास क्या बच जाएगा फिर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये बचेगा। डी तो बचा ही नहीं, डी में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कलर्ड तो तभी होगा जब डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। डी में अनपेयर्ड मतलब कलर्ड कंपाउंड बनाएगा, तो डी तो है ही नहीं इसके पास, जिसके चलते ये कलरलेस होता है। इसका जो आयन जो होता है वो कलरलेस होता है। अगला क्वेश्चन है द रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर इन केस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी ए नॉट माइनस पी ए जो होता है या पी एस जो होता है और पी ए नॉट, ये किसके इक्वल होता है, तो एक्स बी के बराबर होता है। ये तो ये कहां से आया है, ये राउल्ट्स लॉ से प्राप्त किया गया है, यानी 9 का आंसर हो जाएगा राउल्ट्स लॉ, यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन है ईएमएफ ऑफ ए सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना चाहिए था, वैसा दिया नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है ई नॉट। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, हमें ई सेल निकालना है। तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, कैथोड का स्टैंडर्ड ईएमएफ और एनोड का, दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कैथोड हमारा कौन है, तो कॉपर है, और एनोड कौन है, निकेल है। तो कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है 0.34 और इसका माइनस में दिया हुआ है 0.25, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.59 वोल्ट, 0.59 वोल्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 10 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब इसके बाद 11 में हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cu2+। तो वैसे ही अगर पहले हम लोग Cu का कन्फिग्रेशन लिखते हैं जिसका 29 होता है, तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसमें होता क्या है, इसमें 1 आता है, इसमें 9 आता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि 2+ हो जा रहा है, मतलब Cu2+ हो जा रहा है। तो जैसे ही इसमें Cu2+ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो 27 बचेगा। रिलीज कहाँ से करेगा, आउटर मोस्ट से, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और वहां से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद यहाँ से रिलीज करेगा, यानी 3d कितना हो जाएगा यहाँ, तो सॉरी यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ 10 होता। ठीक है, यहाँ क्या है 10 है, जोड़ने से देख लीजिए 29, अब जोड़ने से 29 आएगा, 2 और 6 10 हो गया, और यहाँ तक 18 हो गया, यहाँ फिर 18 के बाद 28 और एक 9 हो गया, यानी यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग क्या लिखते हैं, तो आर्गन लिखते हैं, ए आर लिखते हैं, ए आर ऐसा। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा और एक यहां से रिलीज करेगा, तो यहां पर 9 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसा कन्फिग्रेशन अगर कहीं है तो ये मेरा सही है, यानी ये है हमारा बी में, लास्ट में 4s में 0 दिया हुआ है। ठीक है, वो भी चलेगा, यानी ये हमारा कहाँ आंसर है, तो बी नंबर में है। 11 का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, इसका कहाँ हो जाएगा आंसर, बी नंबर। ठीक है, अब 12 में आते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, तो ये तो बता चुके हैं कि आपका ये हो जाएगा सी नंबर, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, ऐसे होना चाहिए था नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट हो सकता है मिसिंग हो यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर दी हाफ सेल रिएक्शन, ये एक हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें Ag का मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, और सेल का ईएमएफ हमें फाइंड करना है। तो सेल का ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, ये है। ठीक है, तो इसमें इसका वैल्यू दिया हुआ है हमारा ये 0.80 माइनस 0.059, एन मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें यूज हो रहा है, गेन या लूज हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 1 आ गया, और यहाँ पर Ag का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहाँ पर, अब इसके बाद इसे हम लोग लिख सकते हैं log 1/10,
क्या लिख सकते हैं, log 1/10 लिख सकते हैं इसे। इसको लिख सकते हैं log 10⁻⁻1। तो इतना तो पढ़े होगे कि log में यहाँ जो पावर होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। -1 मल्टीप्लाई हो गया, log 10 बच गया। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस आ गया। इसके बाद 0.059 हो गया, log 10 का वैल्यू 1 होता है। अब इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.859 आ जाएगा, 0.859। यानी ये कहाँ पर है, तो बी नंबर में है। यहाँ फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दोगे, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। फॉर्मूला में यहाँ क्या होता है, तो प्लस होता है, प्लस होता है, प्लस होता है, प्लस होता है, प्लस होता है। तो अगर प्लस है तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा यहाँ, तो माइनस आ जाएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 147, 0.741। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0.741 वोल्ट। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। अब इसके बाद 14 में हम लोग ध्यान देते हैं, ब्यूटेन 2ऑल। ब्यूटेन 2ऑल जो है सो क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, या डिहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 14 में ब्यूटेन 2ऑल। तो सबसे पहले ब्यूटेन 2ऑल का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। मीथिप्रोब्यूट, ये है ब्यूटेन 2ऑल। ये क्या है, ब्यूटेन 2ऑल। तो अगर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से होगा। तो ध्यान दोगे, ये जो कार्बन है हमारा, ये 1 डिग्री कार्बन है। क्यों, क्योंकि इसका 3 तरफ हाइड्रोजन है और एक ही तरफ कार्बन है। जब एक ऐसा कार्बन जो किसी भी अदर कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो उसे हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, या तो जो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, 3 तरफ तो हाइड्रोजन है, एक ही तरफ कार्बन है इसका, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, क्योंकि इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, वैसे ही ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। 2 डिग्री में OH जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। यानी ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 15 में ध्यान दोगे, ये है फेनॉल, ये है इथाइल आयोडाइड। इसको हम लोग अनहाइड्रस इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में इसका ट्रीटमेंट हम लोग करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा वो हमें बताना है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, अगर एक अल्कोहल को और एक अल्काइल हैलाइड का अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये यहां से रिलीज हो जाएगा। ये जो है सो यहां से रिलीज हो जाएगा इस प्रकार से, और यहां बनेगा क्या, RORX बनेगा ये। तो उसके अनुसार अगर हम लोग जाते हैं तो यहां से H और यहां से I रिलीज हो जाएगा, C2H5 यहां जाके ऐड हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, यानी ये बन जाएगा हमारा ये। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, C6H5 लिख सकते हैं, C6H5। यानी ये कहां पर है, तो ये है हमारा बी में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग आते हैं 16 में। तो 16 में पूछा गया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और के का यूनिट पर सेकेंड था। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, यानी 16 का बी हो गया। 17 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो बताया गया है कि Mn2+, क्योंकि Mn2+ का कन्फिग्रेशन लिखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, इसीलिए उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। अब हम लोग आते हैं 18 में। 18 में एक क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। तो इसमें पूछा गया है सबसे पहला चीज कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का क्या होगा। तो इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे यहां पर कितने बॉन्ड से ये बॉन्डेड है कोबाल्ट, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो कोबाल्ट को ऑक्सीडेशन नंबर x ले लेते हैं। ये तो न्यूट्रल है, इसका तो होगा नहीं, 2 इंटू 0 हो जाएगा। प्लस क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन का -1 होता है, 2 है तो -1 हो जाएगा, और इक्वल टू में चार्ज होने के चलते +1 आ जाएगा। तो x + 0 - 2 = +1 आएगा। तो x = 1 + 2 दैट इज +3 हो जाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया और ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया, तो 3 हो गया, यानी 6 और 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 18 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब हम 19 में आते हैं। 19 में भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहला चीज कि हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, तो वैसे आइसोमेरिज्म जो एक दूसरे को, जिसका जो मिरर इमेज है एक दूसरे को सुप्रीम पोज करेगा। मतलब एक स्ट्रक्चर जो उसका होगा, उसका जो मिरर इमेज वाला जो स्ट्रक्चर होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो ओवरलैप कर जाएगा, यानी दोनों को सुप्रीम पोज कर देगा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो सभी लगभग एक ही जैसा दिख रहा है। सबका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हो, जैसे कि हम अगर डी से स्टार्ट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसा होगा, ठीक है। अगर इसका मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है, अगर इसका हम मिरर इमेज अगर बनाते हैं तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा, ऐसा बनेगा। अब अगर यहां पर ध्यान दोगे तो ये दोनों एक दूसरे को तो सुप्रीम पोज कर देगा। सुप्रीम पोज तो करना नहीं चाहिए, ये सुप्रीम पोज करेगा, मतलब ये जो है सो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। तो सेम ऐसा ही कुछ हो जाएगा इसमें, जहां Cl है वहां पर Cn हो जाएगा। अब अगर यहाँ NH अगर है, NH तो नहीं होना चाहिए, NH3 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ NH3 होगा, ये 6 है। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, ऐसे तो ये दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, दोनों को दोनों एक दूसरे को सुप्रीम पोज कर रहा है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका भी स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही होगा। यहां पर सेंट्रल कोबाल्ट होगा,
यहाँ NH3 होगा, इधर भी हमारा H3N होगा, यहाँ पर भी NH3 होगा, यहाँ पर भी हमारा NH3 होगा, ऐसा ही होगा, इधर भी हमारा एक NH3 होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एक NH3 होगा, ठीक है। अब अगर हम इसका मिरर इमेज अगर बनाते हैं, अगर इसका मिरर इमेज अगर हम बना देते हैं तो इसका मिरर इमेज भी तो ऐसे ही आएगा लगभग। ऐसा ही आएगा। तो ये दोनों तो एक दूसरे को ओवरलैप कर ही रहा है, सुप्रीम पोज तो कर ही रहा है, तो ये भी मेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब हमारे पास एक बच जाता है ये अकेला, तो देखते हैं इसका आखिर क्या है। तो ध्यान दोगे, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एक दूसरे को सुप्रीम पोज नहीं करेगा। ध्यान दोगे यहां पर, अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ऐसा होगा, फिलहाल मान लेते हैं अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, अगर हम इसका मिरर इमेज लेके चलते हैं, तो जैसे ही इसका हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे, तो इसका मिरर इमेज जब इधर बनेगा तो ये दोनों इस साइड होगा और ये उधर चला जाएगा, इस प्रकार से। ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब इसको हम इसमें ले जाके रखेंगे तो सुप्रीम पोज करेगा नहीं, उसके लिए इसे पलट के रखना पड़ेगा। तो ऐसा तो कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही उठा के वैसे रख देना है, तो सुप्रीम पोज तो करेगा नहीं। ये हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, ये हिस्सा हमारा इधर चला जाएगा, ये हिस्सा हमारा इधर आ जाएगा, सुप्रीम पोज तो करेगा ही नहीं ये, ठीक है। बट ये दोनों ध्यान दो हर तरह से सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, ये सब तो ऐसा है नहीं। यानी इसका आंसर हमारा कौन हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा 19 का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी कंपाउंड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय केमेनोफोर। यानी इथाइल बेंजीन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये है इथाइल बेंजीन, इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे KMnO4 की उपस्थिति में, तो इससे ये बनेगा, ये बनता है। यानी फाइनली क्या बनता है, ये बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। जो इसका ऑप्शन कहां पर है, तो ये है मेरा डी नंबर में, यानी 20 का हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद 21 में है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ध्यान दोगे इसमें 21 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है CH3 COOH, बी में दिया हुआ है HCOOH, सी में दिया हुआ है CH3 2 CHCOOH, इसके बाद डी में दिया हुआ है CH3 CH2 COOH। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है।
तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारा ये होगा बी नंबर। सबसे पहला चीज कि एसिड का जो ऑर्डर होता है वो प्राइमरी एसिड जो है सो सबसे ज्यादा, या तो कह सकते हैं जितना कम ब्रांच होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है, साइज भी इसका सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका स्ट्रॉन्ग है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक एसिड। तो ये जो HCOOH जो है, जब इसे हम लोग आयन में कन्वर्ट करते हैं इस रूप में, तो ये H+ को डोनेट करने की जो एबिलिटी है, जैसे जैसे इसमें अल्काइल ग्रुप ऐड होते जाएगा ना, तो प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी जो है सो कम होते चले जाता है। ठीक है, ऐसे तो सभी को यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इजीली डोनेट कौन कर सकता है, तो इजीली हमारा डोनेट फॉर्मिक एसिड कर सकता है, क्योंकि इसमें CH3 आ जाने से इसका प्रोटॉन डोनेटिंग पावर कम हो जाता है, फिर यहाँ पर इसका प्रोटॉन डोनेटिंग पावर और कम होते चले जाता है इन सब का। तो यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे इजीली कौन डोनेट कर सकता है, तो ये, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ कौन है, तो फॉर्मिक एसिड है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विथ जिंक इन प्रेजेंटिंग HCl टू गिव हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग क्लेमेंसन रिडक्शन में पढ़े होंगे, जब हम लोग इसका रिडक्शन करवाते हैं जिंक और HCl के साथ, तो हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन हट के वहां पर हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि 4 ऑप्शन है, इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड, एसिडामाइड, और डी में है ब्यूटेन 2 ऑन। डी में ब्यूटेन 2 ऑन, ये ब्यूटेन 2 ऑन। जब इसका हम लोग रिडक्शन करवाएंगे सेम इसी कंडीशन में Zn और HCl, तो ये CH3 CH2 और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा CH2 और CH3, ये तो हाइड्रोकार्बन हो गया। यानी डी नंबर जो ब्यूटेन 2 ऑन है, ब्यूटेन 2 ऑन का जब रिडक्शन करवाएंगे इसके साथ तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है 23 में, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन अमॉन्ग द फॉलोइंग एमीन। यानी इसमें जितना सारा एमीन दिया हुआ है इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है सो बताना है। तो प्राइमरी एमीन जो है ना, प्राइमरी एमीन जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। तो ए में दिया हुआ है, ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ए में दिया हुआ है NN डाई इथाइल इथेन एमीन। ठीक है, बी में दिया हुआ है N इथाइल इथेन एमीन। ठीक है, सी में दिया हुआ है N मिथाइल इथेन एमीन। ठीक है, डी में दिया हुआ है इथेन एमीन। ठीक है, तो इसमें बताना है तो इसमें ध्यान दोगे, ये जो ए जो है हमारा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। याद रखोगे, जितना इसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ते चले जाएगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है सो बढ़ते चले जाएगा, यानी टर्शियरी एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय
गैब्रियल्स सिंथेसिस। तो इसमें जनरली किसका यूज होता है आप लोग को पता होना चाहिए, सिर्फ प्राइमरी का यूज होता है, यानी इसमें जो है सो सिर्फ प्राइमरी एमीन्स का ही हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है, ए में है ब्यूटाइल एमीन, बी में है आइसोप्रोपाइल एमीन, सी में है 2 फिनाइल इथाइल एमीन, उसके बाद डी में है एन मिथाइल बेंजाइल एमीन। एक चीज पता होना चाहिए आप लोग को कि गैब्रियल सिंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन का ही यूज होता है। तो पूछा गया है इसमें इन चारों में से किसको हम लोग इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहला चीज तो ध्यान दोगे यहां पर, यह है हमारा बेंजाइल एमीन। इसके बाद ये है आइसोप्रोपाइल एमीन, ये है 2 फेनाइल इथाइल एमीन, ये है एन मिथाइल बेंजाइल एमीन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कारण ये है कि ये मेरा प्राइमरी एमीन नहीं है। ध्यान दोगे एन मिथाइल बेंजाइल एमीन, ये बाकी तीनों का तीनों जो है सो हमारा प्राइमरी एमीन है। तो प्राइमरी एमीन है तो सीधी सी बात इस मेथड से बना सकते हैं। तो किसका नहीं बना सकते हैं, यानी डी नंबर नहीं बना सकते हैं। तो ध्यान दोगे इसका लास्ट वाले का जो स्ट्रक्चर जो होगा किसका, ये एन मिथाइल बेंजाइल एमीन, एन मिथाइल बेंजाइल एमीन, ये हो जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होगा। तो इसमें ध्यान दोगे ये जो है हमारा 2 ठो अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप इधर है और एक इधर है, मतलब ये जो है सो हमारा 2 डिग्री एमीन है। ये क्या है, 2 डिग्री एमीन है। तो 2 डिग्री एमीन का निर्माण हम लोग इस मेथड से नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्राइमरी का कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दोगे ये ब्यूटाइल एमीन है, ये ब्यूटाइल एमीन है, या तो एन ब्यूटाइल हो सकता है, आइसो ब्यूटाइल हो सकता है, नियो ब्यूटाइल हो सकता है, जो भी होगा लेकिन ये प्राइमरी ही होगा। अब ये आइसोप्रोपाइल एमीन, तो आइसोप्रोपाइल एमीन हमारा इस प्रकार से होगा, आइसोप्रोपाइल एमीन, ये भी मेरा प्राइमरी है, ये भी मेरा प्राइमरी है। अब ये 2 फिनाइल इथाइल, तो 2 फिनाइल देखते हैं इथाइल एमीन, ये 1 2 ऐसा, ठीक है। तो 2 में फिनाइल और इथाइल एमीन, ये भी मेरा 1 डिग्री है, क्योंकि NH2 मतलब 1 डिग्री, NH2 मतलब 1 डिग्री, NH2 मतलब 1 डिग्री और NH मतलब 2 डिग्री और सिर्फ N रहता तो 3 डिग्री। तो इससे हम लोग प्राइमरी एमीन का ही निर्माण कर सकते हैं। तो इसके अनुसार ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, तीनों का निर्माण किया जा सकता है। इसका निर्माण हम लोग नहीं कर सकते, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। किसका, तो क्वेश्चन नंबर 24 का। अब हम लोग 30 में आते हैं। 30 में पूछा गया ग्लूकोज व्हेन रिड्यूस्ड विथ HI इन प्रेजेंटिंग फास्फोरस, तो क्या बनेगा। तो पढ़े हो गए आप लोग, ग्लूकोज का जब रिडक्शन करवाते हैं हम लोग तो हेक्सेन एन हेक्सेन बन जाता है। ये है ग्लूकोज, जब इसका हम लोग रिडक्शन करवाएंगे HI से फास्फोरस की उपस्थिति में तो एन हेक्सेन बनेगा। ये बनता है, ये क्या है, तो एन हेक्सेन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ये था हमारा आज का क्लास में आप लोग के लिए 12th क्लास केमिस्ट्री का MCQ क्वेश्चंस, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई थी। उसका सिर्फ सेक्शन ए का MCQ क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि
इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम बना करके तैयार कर दें और आपके लिए अपलोड कर दें ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब नए टॉपिक के साथ और इसी 2025 का जो मॉडल सेट है जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, इसका तो सेक्शन ए का सॉल्यूशन हम आज बताएं आप लोग को। अब इसके आगे वाले क्लास में हम सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी का भी सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से फटाफट जुड़ लें, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।